हेलो फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में हम 21 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन जो था उसका अगर उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, आप मिलान कर लें। 21 क्वेश्चन है कि देश है और उसकी राजधानियाँ हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि लेबनान का क्या है, बेरूत है। मिस्र का क्या है, काहिरा है। युगांडा का क्या है, कंपाला है। स्लोवाकिया का क्या है, ब्रातिस्लाव ब्रातिस्लावा ब्रातिस्लावा है। ठीक है, तो इसे आप देख लें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 22 क्वेश्चन है और इस पे आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में आप कर सकते हैं। 22 असर्शन है कि श्री सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कारण क्या है कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने INDIA इंडिया ब्लॉक इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को 452 वोटों के अंतर से हराया। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो पहली बात है कि 12 सितंबर को तो वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, ये करेक्ट है। लेकिन सेकंड की बात करें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, श्री सीपी राधाकृष्णन को, जबकि विपक्ष के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी जी, उनको 300 वोट मिले थे। तो डिफरेंस अगर यहाँ देखा जाए तो 152 से के अंतर से हराया, ना कि 452। ठीक, तो ये देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। रीजन है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहला है कि जो हमारा असर्शन है कि, तो यहाँ अगर हम बात करें तो असर्शन जो है, जो 14 सितंबर है, ये इन्होंने किया था, तो ओम बिरला जी ये किए थे, तो ये तो करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, ये भी सही है, महिला सशक्तिकरण पे। तो इसको ये क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, ये तो सही है, ये तो हमारा करेक्ट है। भाषाओं की संख्या 840 है, ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट 840 नहीं, 780 है, 780 है। तो आंसर अगर इसका हम देखें तो PLSI, जो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, PLSI कहाँ गया, PLSI दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, ये भी है। और PLSI के मुख्य रिपोर्ट के अनुसार भाषाओं की संख्या 780 बताई गई है, न कि, अब इसमें भी देखा जाए तो 840 जो है वो किसका है, तो पपुआ न्यू गिनी का है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि 840 किसकी है, तो पपुआ न्यू गिनी प्रथम स्थान पे है। ठीक, तो यहाँ से देखें हम तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, और रीजन जो है इसका रॉन्ग है, तो रीजन रॉन्ग होते हैं, तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आर सही नहीं।
ए सही है, आर सही नहीं है, इसका आंसर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन। तो देखिए, जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 में आया, इस पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि नीति का उद्देश्य भारत के अप्रयुक्त भूतापीय संसाधन का दोहन करना है। ठीक, ये सही है। फर्स्ट इसका क्या है, सही है। नेट जीरो 2070 तक अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को उत्कृष्ट करना है, ये भी सही है। यह राज्य और उद्योग वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान नवाचार सहयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को अधिसूचित किया। मुख्य उद्देश्य इसका जो है वो क्या है कि 10,600 मेगावाट की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करना और कॉप 26 के तहत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना और अनुसंधान R&D के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को बढ़ावा देना है। तो PPP को बढ़ावा देना है। कॉप जो है 26 के तहत 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो, ये भी ध्यान रखना है। 26, नीचे दिए गए कोड में निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की उनकी संबंधित आवृत्तियों के सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो घटते क्रम में अगर आप देखें तो पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी का ज़्यादा होगा आवृत्ति, फिर जो है इंफ्रारेड का होगा, फिर होगा माइक्रोवेव का सबसे कम। तो यहाँ जो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे 3, 1, 2, 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27। इसमें भी असर्शन रीजन है। तो असर्शन कहता है कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यून होता है। ऊर्ध्वाधर तो वर्टिकल मोशन मान लो हमको करना है, तो ठीक है, न्यूनतम होता है। रीजन है कि उच्चतम बिंदु पर तनाव बराबर अपकेंद्रीय बल माइनस पिंड का भार, यह गति के दौरान तनाव का न्यून मान है। तो यहाँ अगर आप देखें तो उच्चतम बिंदु पे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि फोर्स जो है, तो इस वाले पे अगर हम बात करें तो यहाँ टेंशन मान लीजिए कि इसमें T है, ठीक, इसमें टेंशन जो है इधर T लग रहा है, तो T प्लस mg इक्वल टू हम देखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r, जो r इसका रेडियस होगा। अगर यहाँ से देखें तो T इक्वल टू हो जाएगा mv² माइनस का mg। तो mv² क्या है, ये सेंटर की तरफ mv²/r लग रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आप अगर mv²r में से अगर हम भार को, वेट को मान लो कि घटा रहे हैं, तो ये क्या टेंशन क्या हो जाएगा, तनाव जो होगा वो टेंशन न्यून होता जाएगा। तो यही ये बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम डोरी में तनाव न्यूनतम होता है, ठीक है, और उच्चतम बिंदु पर तनाव बराबर अपकेंद्रीय बल माइनस पिंड का भार होता है, ये भी सही है। तो ये रहा, तो दोनों क्या है, करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन करता है। तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से क्वेश्चन है ये। तो ये है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये सही है। कारण क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैप होने से आसानी से
प्रवाहित होते हैं, आसानी से प्रवाहित होंगे तो ओवरलैप होगा। दूसरा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ 4 घातांकीय रूप में घटती है, नहीं रैखिक। देखिए चालक की प्रतिरोधकता जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखिए कोई भी चालक है तो मान लीजिए कि उसका प्रतिरोधकता तो रो इक्वल टू, अच्छा ऐसे अगर हम रेसिस्टेंस मान लीजिए कि निकालते हैं, रेसिस्टेंस तो होता है रो एल बाई ए, तो यहां से अगर रो को अगर देखा जाए तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल हो जाएगा, तो एरिया बाई एल, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रैखिक रूप से हम बोल सकते हैं। ठीक है, चालक अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो चालक जो है अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक नहीं, गलत है, क्योंकि चालक सबसे अच्छी तरह से धारा का प्रवाह करते हैं अर्धचालक, और यहाँ कुचालक की तुलना की बात हो रही है तो वैसे भी रॉन्ग हो जाना है। अर्धचालक की तुलना में कम और कुचालक की तुलना में अधिक, तो कुचालक की तुलना में, अब देखो कुचालक तो कुचालक है और अर्धचालक तो अर्धचालक की तुलना में कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट केवल पहला, तो केवल एक हो जाएगा। ट्वेंटी 29 सिंपल पेंडुलम से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। रीजन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ जाता है जिससे लोलक का आवर्तकाल कम हो जाता है। देखिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई एल बाई जी, रूट अंडर एल बाई जी। अब मान लीजिए कि अगर हम किसी लोलक, ये मान लीजिए कि ये डोरी से ये लटका हुआ है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक। अब अगर आप ये बोलते हैं कि इसको हम कहाँ ले जाते हैं, चंद्रमा पे ले जाते हैं, तो चंद्रमा पे पृथ्वी का लगभग 1/6 हो जाता है इसका क्या, जी, यानी जी का मान कम होता है। अब देखिए जी है यहाँ डिनोमिनेटर में, और जी का मान अगर कम होगा, जी अगर मान लीजिए कि अगर हम चंद्रमा के लिए निकालते हैं तो टी डैश अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई और एल बाई जी डैश, मान लीजिए एल मून अगर जी मून अगर कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई एल अपॉन जी बाई 6, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पाई 6 एल बाई जी। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड देखें आवर्तकाल तो क्या हो रहा है 6 एल बाई जी रूट से, तो ये बढ़ जाएगा ना कि घटेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि घट रहा है, लेकिन ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। फर्स्ट है कि आवर्तकाल कम हो जाता है, तो नहीं, तो फर्स्ट ये गलत हो जाएगा। और चंद्रमा पर जी का मान बढ़ जाता है, जी का मान यहाँ घटता है, यानी जी जो है जी ऑफ मून इक्वल टू जी बाई 6, तो आवर्तकाल यहाँ से टी बढ़ेगा, ठीक। तो ये दोनों गलत हैं, तो दो गलत है, दोनों गलत है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। देखिए धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है, तो ये कौन से नियम, दाएं हाथ के अंगूठा नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या ओम के नियम से। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये ऐसा। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे, राइट हैंड थंब रूल से ये हम करते हैं इसका निर्धारण, ठीक। तो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो और मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करती है। तो ये मान लीजिए अंगूठा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, करंट को बताएगा, और ये जो रीजन होगा मुड़ी हुई उंगली, तो ये सब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यहाँ से दाएं हाथ के अंगूठा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है? तो देखिए, कील ठोकने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। कि मान लीजिए कि किसी चीज को हम कील को आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, हथौड़ी से। अब ये है कि न्यूटन के अगर एक्शन रिएक्शन की को देखते हैं तो मान लीजिए आप एक्शन करते हैं तो वहां से रिएक्शन। अब अगर अपोज करता है, अगर मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें आप कील ठोक रहे हैं, अगर ये अपोज ये कर रहा है तो कील अंदर चला जाएगा, अगर ये अपोज नहीं करता है तो कील नहीं ठोक पाएंगे हम। तो देखिए, अपोज नहीं करना मतलब कि ये पीछे हट जाए, लकड़ी हटा ले। तो इसी तरीके से अगर फ्रेम लटका हुआ है, ठीक, फ्रेम अगर लटका हुआ है तो कहीं से इसको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, और सपोर्ट मिल नहीं रहा है और कील हम ठोक रहे हैं, तो ये इस पे क्या हो रहा है, फोर्स लगेगा और ये आगे की ओर हो जाएगा। मतलब कि जो फ्रेम है वो रिएक्शन फोर्स डेवलप नहीं कर रहा है। एक्शन तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन जब नहीं होगा तो हम नहीं ठोक पाएंगे कील। तो इस वजह से आपका कील ठोकना कठिन है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से है, ठीक। थर्टी टू क्वेश्चन पे आते हैं। दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है? एक ही फेज में। 32 अगर क्वेश्चन आप देखें, व्हेन आर द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेड टू बी इन अ सेम फेज। सेम फेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सेम फेज के लिए है कि यदि पाई के मल्टीपल में हो जाए, दोनों कण सेम फेज में हो, गति भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई के गुणज में, यानी 2 पाई में होना चाहिए। और डेल्टा एक्स पथांतर, मतलब डेल्टा एक्स जो है एन लेमडा हो जाए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n और लेमडा बाई 2, ठीक। यदि समय अंतराल t/2 का समगुणज हो तो समय अंतराल डेल्टा टी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाए, nt हो जाए, और nt को हम लिख सकते हैं 2n/t/2। तो इस तरीके से आप उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। 33, एक गैल्वेनोमीटर के निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वो क्या होता है, हाई होता है, अधिक होना चाहिए। अगर ये अधिक होगा तो धारा कम प्रवाहित होगा। गैल्वेनोमीटर के साथ, अब गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम श्रेणी क्रम में अगर देखें, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, यहाँ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर के साथ रेसिस्टेंस जो है अधिक और धारा कम लेगा ये। और इसको सीरीज में जोड़ने के बाद, सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर, यानी उच्च मान का गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो यहाँ से ये जो कार्य करेगा वो क्या होगा कि उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम, मतलब अब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम बी। देखो, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस को अधिक रखेंगे
और वोल्ट मीटर का भी रेसिस्टेंस, तो उच्च प्रतिरोध रेसिस्टेंस इसका भी अधिक हो जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर में, हाँ ठीक है, वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर में हमारा रेसिस्टेंस अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो सर्किट है, सर्किट से करंट जो होगा वो क्या होगा, निम्न प्रवाहित करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसमें तो गैल्वेनोमीटर को हम उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को अगर हम उच्च प्रतिरोध के साथ इसको हम श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये वोल्ट मीटर के रूप में कार्य या परिवर्तित हो जाता है या कार्य करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। 34, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के, अब इसको देखा जाए तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यहाँ से देखें तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है टिमटिमाते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरेगा, मान लो पृथ्वी के वायुमंडल, मान लो कि ये रहा, वायुमंडल से गुजरेगा, तो हवा के घनत्व और तापमान में बदलाव के कारण उसका अपवर्तनांक बदलता रहता है। अब मान लो कि कुछ कहीं पे, जैसे कि अगर हम इस पे बात करें तो क्या है कि हवा का घनत्व जो है ऊपर होगा बहुत ज़्यादा, धीरे नीचे कम, तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका अपवर्तनांक बदलेगा। अपवर्तनांक, अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलना है। अब जब ये बदलेगा तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा, तो तारों का आभासी स्थिति बदलती हमें दिखती रहेगी, तो वो हमें लगेंगे कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है इस वजह से। हबल स्थिरांक का महत्व, तो हबल स्थिरांक का महत्व जो है वो ब्रह्मांड के विस्तार के दर को मापता है। हबल का नियम बताता है कि आकाश गंगाएं हमसे जिस वेग से दूर जा रही है वह उसकी दूरी के समानुपाती होती है। ठीक, मतलब जो जिस स्पीड से, वेलोसिटी अगर हम बात करें तो ये क्या है, h0, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के, वेलोसिटी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इस तो दूरी जो है इसका, डिस्टेंस इसके क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से हबल कांस्टेंट क्या आ जाएगा, h0d। तो ब्रह्मांड की आयु और उसके फैलने की गति का अनुमान लगाने में हमें क्या मिलता है, मदद मिलता है। तो ए है। 36, निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलों का उपयोग ट्यूमेटॉयड, यू, ये ट है या र है, एक सेकेंड। 36, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग रूमेटॉयड है, रूमेटॉयड अर्थराइटिस, रूमेटॉयड अर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है, तो ये हो जाएगा सोना, गोल्ड। सोने के लवणों का उपयोग जोड़ों के गंभीर दर्द, सूजन यानी गठिया वगैरह को कम करने में किया जाता है। इस चिकित्सा को, अब ये ध्यान रखना है कि क्राइसोथेरेपी कहा जाता है। इस चिकित्सा को क्या कहा जाता है, क्राइसोथेरेपी। तो हमें अगले एग्जाम के हिसाब से रूमेटॉयड अर्थराइटिस के उपचार में गोल्ड का उपयोग किया जाता है और इस चिकित्सा को क्राइसोथेरेपी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है, तो देखिए ऑक्सीकरण क्षमता, अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो हैलोजन समूह में फ्लोरीन का जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है इसका, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है इसमें सबसे तीव्र होगी, ये सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से F2 आप बोल सकते हैं, तो F2 आपका हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्षमता इसका अधिक है। 38 पे आते हैं, किस ताप पर
मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की गति की दुगनी होगी अज्ञात गैस का अनुभार। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसी ताप पर the rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of an unknown gas, the molar mass of unknown gas is। तो यहाँ होना चाहिए कि किसी ताप पर किसी भी टेम्परेचर पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दोगुनी है। तो देखिए लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो यहाँ है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि एम, तो या अब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो M2/M1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है मीथेन गैस, तो मीथेन गैस के लिए M1 हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि R1। अच्छा, R1/R2 ये बोला है कि दुगनी है, 2 इक्वल टू M2/M1 हमारा कितना 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, तो 2, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि इसको, ये इसका स्क्वायर 2 का, तो ये 4 हो जाएगा और M2/16, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट हमारा कितना आ जाएगा, अनुभार 64। आंसर बी 13 है। निम्नलिखित में से बोरॉन कौन सा अनायन नहीं बनाता। तो देखिए बोरॉन की बात हम करते हैं तो आवर्त सारणी के दूसरे पीरियड में है, दूसरे आवर्त में है ये, तो इसके पास बोरॉन है, तो इसका परमाणु संख्या 5 है, तो 5 के लिए हम 1s2 2s2 2p1 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो P इसके पास D है नहीं, अनायन नहीं बना रहा है। तो देखिए यहाँ अगर आप देखें तो BF3 BF6 3 माइनस BO2 माइनस BH4 माइनस BOH होल ट्वाइस माइनस, तो देखिए ये मैक्सिमम 4 तो बना सकता है। अगर यहाँ से तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर में, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना CN नंबर बता रहा है 6, तो ये बोरॉन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ये बोरॉन F के साथ, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोरॉन और एक O माइनस, इस तरीके से BH4 तो H माइनस H BOH, तो इसी तरीके से अपना OH भी हो जाएगा, OH और OH, ये आपका डॉट डॉट से ये माइनस। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि D ऑर्बिटल नहीं है, अगर होता किसी एलिमेंट के पास जिसके पास होगा तो उसके साथ F जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का बना सकता है। यहाँ केवल 4 ही पॉसिबल है। 40 क्वेश्चन है 40 कि निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजक बंध बनाया जा सकता है। सहसंयोजक मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट। तो देखिए FeCl2 SnCl2 MgCl2 AlCl3, देखिए यहाँ क्या होता है, एक लॉ है फजांस रूल। फजांस रूल ये कहता है कि किसी कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए A, अगर उसके पास कटायन का जितना ज़्यादा आवेश होगा और इसका साइज, तो कटायन जो है ज़्यादा हो एंड इसका साइज जो है क्या हो, कम हो। अगर कम होगा तो उसके पास अधिक जो है सहसंयोजन लक्षण होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर उसके पास अधिक होगा। तो यहाँ से अब बोल सकते हैं साइज छोटा हो और कटायन ज़्यादा हो, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास
कोवैलेंट जो कैरेक्टर जो होगा वो अधिक होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो Fe2+, Sn2+, Mg2+ एंड Al3+, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Al3+ और Cl, तो ये AlCl3 हो जाएगा। ठीक, तो यही करते हैं 2020 क्वेश्चन का, हमें पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करना है।